हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी इतिहास की, क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और आज हम जो है वो 9th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी भी देखेंगे हम, और इसका जो है एमसीक्यू भी देखेंगे। अब देखिए, मैं सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले ही आपको एक बात बता देता हूँ। जितने भी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल आते हैं, वो लगभग और लगभग जो है यही इसी चैप्टर से आते हैं और यहीं से आते हैं। तो आप सभी से कृपया एक अनुरोध है, क्योंकि भर भर के सवाल आपके एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं और आप सभी लोग जो है वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो आप ये चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एमसीक्यू ना सही, थ्योरी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और ताकि आप सभी को जो है लाभ हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी जो है वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करिए। देखिए, ये सुबह 10 बजे आपकी जो है क्लास होती है, और इसके अलावा आपकी जो है बिहार जीके जीएस की क्लास अनामिका मैम के द्वारा चलाई जा रही है। आप लोगों को रात में लगभग 8:30 बजे वो क्लास जो है अपलोड होती है। उसमें हमने बिहार की हिस्ट्री देख ली, बिहार की पॉलिटी देख ली, और अब जो है बिहार की ज्योग्राफी जो है वो हम उसमें जो है डिस्कस करवा रहे हैं। तो आप सभी लोग उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स की हमारे पास जो है ई बुक उपलब्ध है, और हम आज वो जो है टेलीग्राम चैनल पर अपने दे देंगे। चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, 6 to 8 की हो, 9वीं 10वीं की हो या 11वीं 12वीं की हो, हम सभी सब्जेक्ट की आपको ई बुक देने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी वहां से जाके जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, पॉलिटी और जो है साइंस की भी क्लासेस देख सकते हैं। सभी के सभी आपके घटना चक्र के पीवाईक्यू हैं और अलग अलग बुक के पीवाईक्यू हैं। निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है लाभकारी होंगे। इसके अलावा एक लेटेस्ट न्यूज़ है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो है 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो है बिहार में चुनाव है। 14 नवंबर को जो है इलेक्शन का रिजल्ट आना है। तो हो सकता है कि जो है, जहां तक खबर आ रही है कि अब जो है आचार संहिता लग चुकी है, क्योंकि एक महीने पहले ही आचार संहिता जो है ये लागू हो जाती है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब टीआरई आएगा, क्योंकि टीआरई जो है ये इलेक्शन के बाद ही आने की संभावना है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। इसी बीच में DSSB की भी जो है TGT की वैकेंसी आई है। उसमें अगर जिन बच्चों का भी आपका कम्बिनेशन बन रहा है, कम्बिनेशन क्या, उसमें एक सब्जेक्ट से मांगा है। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं और सीटेट पास है, बीएड किए हुए हैं, तो ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा। काफ़ी कम फीस है। इसके अलावा EMRS की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल रही है। तो अलग अलग जगह पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, और ये सेशन जो है सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो हम चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सेशन जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा बात करेंगे। तो हम आगे चलते हैं और हमारा देखते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या है। देखिए, पिछले अध्याय में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, पिछले अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। तो भारतीय भू क्षेत्र पर जो है अंग्रेज कैसे आए और कब्जा कर लिया। पहले व्यापार करने आए और फिर रियासत बन गए। नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत की इन्होंने। किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। महिलाओं की स्थिति संबंधित वाद विवाद। जाति व्यवस्था की चुनौतियां भी हमने देख ली। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी देख लिया। 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति भी हमने देखी। हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास भी हमने देखा, जिसमें हमने जामदनी, पटोला और छींटी, ये सभी जो है बुनाई की जो है किस्में हमने देखी थी, बुनाई के तरीके देखे थे। और आज के इस सेशन में हम जो है 1870 से लेके 1947 तक का, देखिए क्या चैप्टर का क्या नाम है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन जो है 1870 के दशक से 1947 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी आप थोड़ी देर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। देखिए, राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है, यह किसके लिए है, और इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत में रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। और यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी
के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब तक नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का जो है नहीं हो सकता। ठीक है, यह चेतना 1850 के बाद जो है बने राजनीतिक संगठनों में साफ साफ दिखाई देती है, जिसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, ये सभी जो है ये 1850 के बाद के ही जो है बने राजनीतिक संगठन थे। देखिए 1870 से और 80 के बीच बने राजनीतिक संगठनों ने यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील और अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए, सार्वजनिक मतलब क्या होता है, सब लोगों या सबके लिए। देखिए हालांकि इनमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक जो है उनके लक्ष्य किसी खास इलाके या समुदाय वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों, और संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद की बुनियादी का तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए। देखिए 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट जो है पारित कर दिया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अब 1878 में क्या आया, आर्म्स एक्ट आया। अब इसमें ऐसा जो है प्रोविज़न किया गया कि कोई भी भारतीय जो है अपने पास हथियार नहीं रख सकता था। और उसी साल जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया, जिसमें जो है भारतीय भाषाओं में छप रहे अखबारों पर जो है बैन लगा दिया गया, याद रखिएगा। और सरकार की आलोचना करने वालों को जो है चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार जो है उसकी प्रिंटिंग प्रेस जो है पूरी संपत्ति सहित जो है जब्त कर सकती है। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद आ गया। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था कि जो भारतीय जज थे वो यूरोपियों का भी मुकदमा सुन सकते थे, लेकिन जैसे ही ये बिल लागू हुआ, लागू करने का प्रयास ही हुआ, जैसे ये बिल आया, वैसे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है अंग्रेज़ों ने हंगामा कर दिया और इस बिल को जो है वापस लेना पड़ा। इनका कहना ये था कि कोई भी जो है भारतीय जज अंग्रेज़ों पर जो है कोई मुकदमा नहीं चला सकता है, ना उसकी सुनवाई कर सकता है। अब इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर जो है मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच जो है समानता स्थापित की जा सके। और जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से अंग्रेजों में काफ़ी जो है अंग्रेजों के असली रवैये का जो है सभी लोगों को पता चल गया कि ये नहीं चाहते कि भारत के लोग आगे बढ़ें, और जो है भारतीय जज जो है वो कानून की दृष्टि से सभी को एक समान दर्जे से देखें, और यूरोपियों पर भी सुनवाई करें और भारतीयों पर भी करें। अब देखिए पढ़े लिखे भारतीयों की एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट बिल ने इसके चाह को और भी गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिमल चंद्र दत्त और एस. सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य जो है प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी थे और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने के लिए जो है इसमें अहम भूमिका अदा की। अब देखिए कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। देखिए जनवरी 1886 में इंडियन मिरर नामक अखबार में क्या लिखा गया है, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी जो है प्रमुख समुदायों से बनी है। ठीक है, अब देखिए दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, क्या नाम है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ से आपका सवाल बना हुआ था और इसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की थी। ये भी याद रखिएगा, इन्होंने यह बताया था कि यहाँ से जो है ये धन कैसे लोग अंग्रेज यहाँ से निकाल कर ले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए उभरता हुआ राष्ट्र, अक्सर कहा जाता है कि अपने 20 सालों में कांग्रेस ने अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों की ओर से ज़्यादा जगह दिए जाने की आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाए और परिषदों को ज़्यादा
मताधिकार दिए जाएँ, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन की जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद पर दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा की परीक्षा जो है लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। अब देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है। और आगे कहा जा रहा है कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि जब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था और अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं और बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार जो है विपन्न हो गए और अंग्रेजों के अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए और उन्होंने नमक कर जो है विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों व उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को जो है ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश की आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है कि दिनसा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए क्या लिखा। आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों को बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। वो लोग पहले से ही अमीर हैं और तेलंग साहब भी बहुत व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी। देखिए कह रहा है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसने कहा था? तो ये जो है तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूँगा। देखिए 1880 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता आमूल परिवर्तन उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन का राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की। ये लोग जो है ये दया और जो है याचना की राजनीति करते थे और ये बहुत लोगों को जो है नागवार थी। उनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो प्रे करती है, पेटिशन करती है और यही करती है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं उठाते हैं। अब इनका कहना ये था कि हमें जो है अपना हक जो है लड़कर लेना चाहिए। हम उसके लिए जो है दया और जो है अनशन और याचना नहीं कर सकते हैं। अब उनका प्रार्थना और जो है याचना और जो है मतलब उसके लिए अनशन ही केवल जो है काफ़ी नहीं है। अब उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि उनकी अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूँगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं उस वक्त जो है बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था, इसको किसकी सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है कि ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह था कि बंगाली जो राजनेता के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हो रही थी उनको जो है कम किया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर जो है फैल गई और मध्यमार्गी आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जनप्रतिरोध के जो है नए नए रास्ते ढूंढे गए और संघर्ष जो इससे उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। अब देखिए वंदे मातरम आंदोलन भी जो है इसका एक समकालीन आंदोलन था। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनके द्वारा कौन कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था तिलक के द्वारा? तो एक था आपका मराठा, ठीक है, मराठा जो है, और एक था केसरी, ठीक है। अब केसरी जो है ये मराठी अखबार था, याद रखिएगा।
नहीं तो आप मराठा को मराठी समझिए, ये भी याद रखिएगा। बाकी जो आपका मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में निकलता था। देखिए आगे कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में यहाँ पर देखिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में जो है वंदे मातरम जो है के नाम से जाना जाता था, और यह जो है एक स्वदेशी आंदोलन के समांतर ही आंदोलन था। आगे आपसे कहा जा रहा है कि स्वदेशी एक मिनट स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा और दिया। स्वराज के आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, और कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया, और लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, और 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का जो है लालच पैदा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है लाला लाजपत राय को दिखाया गया है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर लिखा गया है कि लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति करने का विरोध करते थे। आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे, और वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। देखिए 1907 में जो है कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्ग की धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था, और इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल का प्रयोग करने की आवश्यकता थी, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए, और दोनों संगठनों ने देश में जो है प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। अब देखिए जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 में आप सभी लोग जानते हैं क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? तो पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध का आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों में भी भारी उछाल आया, और आम लोगों की ज़िंदगी जो है मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं, जिसमें आपने जूट के बोरे, कपड़े और पटरियों के बारे में सुना था, और स्लीपर्स के बारे में आपने पढ़ा था। देखिए अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी, और इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्यमों का विस्तार हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह के विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया, और एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला गया। और पहले विश्व युद्ध में गांधी जी ने गाँव-गाँव जाकर जो है अंग्रेजों के लिए सिपाही में भर्ती होने के लिए जो है सभी पर जोर दिया। इसीलिए इन्हें जो है ब्रिटिश भर्ती का सार्जेंट भी कहा जा रहा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे युद्ध में के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हो गई, और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे जो है भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी का आगमन। अब ये दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो ये 1915 में लौटे, 46 वर्ष की उम्र में। वे वहाँ नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मान्यता थी उनकी, और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया, और उस दौरान वे वहाँ जो है के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में रही। आगे देखिए नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कब की? तो 1895 में कहाँ की? तो डरबन अफ्रीका में की। और 1895 में अन्य भारतीयों के साथ साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध किया, और उसके लिए इन्होंने नटाल कांग्रेस का गठन किया।
याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप गांधी जी को पहचान सकते हैं, वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप गांधी जी को पहचान लीजिए। देखिए गांधी जी कहाँ पे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये हमारे गांधी जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि इन आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1919 से 1922 के बीच आंदोलन को कुछ गहराई से देखें। अब देखिए रोलेट एक्ट कब हुआ, तो ये रोलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था और 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। अब इसमें था क्या कि अगर पुलिस को जो है किसी के भी ऊपर जो है शक होता था तो वो उनको बिना किसी जो है सुनवाई के कोर्ट में पेश नहीं करती थी और जब चाहे जब तक चाहे जितने दिन चाहे वो जेल में रख सकती थी। अगर केवल शक के आधार पर वो गिरफ्तारी कर सकती थी। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करें और देखिए डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध और अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। इन्होंने क्या कहा, आह्वान किया था। हड़तालें आयोजित की गई और आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया और रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला बड़ा जो है अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी जो 13 अप्रैल का दिन था, अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की जो है उपाधि जो है वापस कर दी थी। ये आपका जलियांवाला बाग है और यहाँ पर देखिए चारों तरफ से बाउंड्री थी और गेट को बंद करके जो है बिना किसी जो है चेतावनी के लगातार जो है गोलियां चलाई गई थी। देखिए वहाँ पर वह परिसर जहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी, उसके बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है हत्याएं की गई थी और इसके बाद जो है 1940 में उधम सिंह ने डायर की हत्या कर दी थी लंदन में, याद रखिएगा। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के प्रयास किए और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी हिंदू, मुसलमानों, अन्य धर्मों के लोगों का देश है और उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। आगे देखिए खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत ज़्यादा जो है सख्त संधि थोप दी थी। पहले विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की हार गया तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संधि थोप दी और उनका जो है खलीफा का पद भी जो है इनका खतरे में आ गया और इसी को लेकर जो है यहाँ पर भारतीय मुसलमान जो है ये खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में काफ़ी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी यह चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति जो है स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामलों में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर जो है एक अभियान चलाए और स्वराज की जो है मांग करे। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, सिराज गोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों की आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से में एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। देखिए लोगों की पहलकदमी। देखिए कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए। गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं। देखिए खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेज द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की जो है घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसान ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए और इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे और उनका विरोध इसीलिए था। अब क्योंकि आगे हम देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा जो यहाँ हमारा छूट गया है उसको भी हम देखते हैं। अगर इम्पोर्टेंट होगा तो हम उसको ज़रूर देखेंगे।
देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये हम इसको जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को जो है बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गाँव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया और उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर जबरदस्त उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत जो है प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय हो के नारे लगाए गए। चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का जो है यशगान किया जाने लगा था। आगे देखिए जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि देश में कई जगह लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानते थे और एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे कि उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों को बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को ऐसा लगता था कि गांधी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे और कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है और कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्यवाहियाँ भी की जो गांधी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। देखिए आगे कहा जा रहा है कि वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था कि दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा था उसे देखकर अचंभा होता था। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप जो है PDF या वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है लेंदी हो जाएगा सेशन। देखिए 1922 से 1929 की घटनाएँ। अब देखिए असहयोग आंदोलन चल ही रहा था और महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी इसी कारण जो है फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब देखिए भीड़ जो है एक जो है रैली निकाल रही थी, उस पर जो है पुलिस वालों ने हमला कर दिया था। अब उसमें कुछ किसान जो है मारे गए थे और उसी के जो है बदले स्वरूप या फलस्वरूप किसान जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने जाके पुलिस वालों को दौड़ाया, तो पुलिस वाले जाकर जो है पुलिस थाने में छिप गए और भीड़ ने जो है पूरे पुलिस थाने को जला दिया था। अब देखिए इसी बात को लेकर जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और उसमें जो है 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्वक जुलूस पर जो है गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए और परिषदों को माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य गाँवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली और 1930 के में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी, याद रखिएगा। 20 के दशक की दो मध्य महत्वपूर्ण घटनाएं थी। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बीपीएससी के द्वारा कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इनकी स्थापना, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या आरएसएस हो, इनकी स्थापना जो है वो 1925 में हुई थी। अभी आप लोगों ने देखा ही कि जो है 100वां जो है शताब्दी दिवस इसका मनाया गया है आरएसएस का। देखिए भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं और उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में देखिए यहाँ पर आपको चितरंजन दास की जो है फोटो दिख रही होगी, यहाँ पर लगाया गया है। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में चितरंजन दास एक मुख्य महत्वपूर्ण नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे और इन्होंने जो है 1923 में स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। अब यहाँ देखिए साइमन गोबैक के आपका फ़ोटो दिख रहा होगा। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो वहाँ पर जो है इन्होंने साइमन गोबैक के नारे लगाए थे और विरोध प्रदर्शन भी किया था। देखिए 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के भविष्य के बारे में फैसला करना था और इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी
लिए संतोष। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका जो है स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन गो बैक, मतलब आप मेरे भविष्य का फैसला ले रहे हैं लेकिन मेरे घर के परिवार उसमें शामिल नहीं है, तो ये कैसा फैसला हो गया, ये थोड़ा सा आप लोग भी इस पर चर्चा कीजिएगा। कांग्रेस ने इसी बीच जो है वो स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को जो है 1929 के बाद से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और यही कारण था कि 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन अब 26 जनवरी का कोई मोल नहीं रह गया, तो संविधान को जो है इसी दिन पूरा लागू किया गया, ताकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो यहाँ पर भी इस दिन का जो है कोई भी वैल्यू रहे, ताकि ये जो है दिन भूला ना जाए, इसीलिए संविधान को इसी दिन लागू किया गया था। देखिए, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत थी और यहाँ से आपका सवाल जो है आपके बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषकों वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित एक फिरोज शाह कोटला जो मैदान है वहाँ पर जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूरा पॉइंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी और इसी लाठीचार्ज के कारण जो है बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपनी साथी राष्ट्रवादी BK दत्त या बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने, देखिए ये पूछा गया था आपका बीपीएससी टीआरई में, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका और ये बम जो है वो हानि रहित थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि जो है बहरों को सुनाना था। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से बिल पर चर्चा हो रही थी, तो ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल चल रहा था और इसी के बीच जो है इन्होंने यहाँ पर जो है हानि रहित बम फेंके थे। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि किसने किसने जो है बम फेंका था, तो वहाँ पर आपका बटुकेश्वर दत्त थे और भगत सिंह थे। देखिए, विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है, इन्होंने कहा था। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ जो है 23 साल की थी और लोग कहते हैं कि आज़ादी जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल गई है। पता नहीं कितने लोग जो है फांसी के फंदे से झूल गए और तब जाकर हमें आज़ादी मिली है, लेकिन हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है ये अपनी आज़ादी का जो है आज़ादी की कीमत नहीं समझ रही है। देखिए, दांडी मार्च, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री कर पर सरकार का अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत से भी जोड़ दिया और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच जो है मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती से 240 किलोमीटर, ठीक है, 240 किलोमीटर दूरी स्थित दांडी जो है तट पैदल चलकर गए और वहाँ पर उन्होंने नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया। आगे कहा जा रहा है कि देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अम्बाबाई के बारे में आपसे कहा जा रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। युवा, वृद्ध और अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई। पुरुषों के साथ जो है समानता का मार्ग इनके लिए प्रशस्त किया गया और महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ यह था कि इसकी सबसे अच्छे व्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अम्बाबाई का विवाह जो है 12 साल की उम्र में ही हो गया और 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने जो है उडुपी में जो है विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सज़ा दी गई कि रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वह भी जेल से बाहर होती थी और जब भी जेल से बाहर होती थी सभाओं में भाषण देती थी, बुनाई कताई सिखाती थी और जो
है प्रभात फेरियों का आयोजन करती थी। अम्बाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, और क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी ने महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वह महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। आगे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। उन्होंने पानी उबालकर जो है नमक बनाया, किसने? गांधी जी ने। और इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, प्रांतों में स्वायत्तता जो है लागू की गई, और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में जो है प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। और इन चुनाव में अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने जो है 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। और प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद जो है 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे, और इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि महात्मा गांधी जी के साथ यहाँ पर आपको सरोजिनी नायडू दिख रही हैं। और 1920 के दशक के शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुँचने वाली वह पहली महिला थी। तो यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी बनेगा कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपके एनी बेसेंट थी। वैसे तो अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो है एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। देखिए वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई, इसको भी पढ़ लीजिए। 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई, कई को फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता के प्रभात को देख नहीं पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। कई बार लंबे समय तक ये जेल में भी रहे थे। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए पुलिस इनको हर जगह मार रही है, ले जा रही है। ये 1942 की घटना है जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। देखिए बोस और आईएनए, ठीक है, बोस और आईएनए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, सबसे पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। देखिए समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुँच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए वहां पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर जो है मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। आगे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पर गांधी जी के बारे में भारत छोड़ो और उसके बाद की जो स्थिति थी। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होते गए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले किए गए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया और सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत में 90,000 लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए और 1,000 लोग लगभग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों ने भी
हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब देखिए स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की? 1930 के दशक के आखिरी सालों से ही लीग मुसलमानों और हिंदुओं के अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए विवाद जो है ये भी इसका कारण थे। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ मौलाना आज़ाद आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है दो राष्ट्र सिद्धांतों के जो है प्रबल विरोधी थे और ये जो है पाकिस्तान का जो है बंटवारा नहीं चाहते थे, ऐसा कहा गया है। देखिए इनका जन्म जो है मक्का में हुआ था और सबसे ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी इन्हीं को प्राप्त है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती, ठीक है, राजगोपालाचारी, इन्हें जो है राजा जी के नाम से भी जाना जाता था और ये नमक सत्याग्रह के नेता भी थे और 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे ये और इन्हें जो है राजा जी के नाम से जाना जाता था। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते ही होंगे, इनके बारे में आपको बताना कोई मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप सभी लोग अगर इनका नाम नहीं जानते हैं तो किसी का नाम नहीं जानते हैं। ये भारत के जो है आयरन मैन कहे जाते हैं, लौह पुरुष कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने समस्त भारत को जो है एक धागे में पिरोया। अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग प्रांत थे और इन्होंने जो है सबको एक धागे में बांधा था। देखिए पटेल नदियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में खड़े रहने वाले पटेल 1931 के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। देखिए इधर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आपको महात्मा गांधी दिख रहे होंगे। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहने वाले जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की और 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वह पाकिस्तान की स्थापना के तौर पर सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको बम्बई अधिवेशन दिखाया जा रहा है। महात्मा गांधी जो है जवाहरलाल नेहरू से बात कर रहे हैं और ये सामान्य निर्वाचन, देखिए उनका जो तनाव का भी हाथ रहा, हिंदू मुस्लिम के बीच जो है कुछ मुद्दों पर तनाव भी रहा, इसमें हाथ रहा इनका। और 1937 के प्रांतीय चुनाव भी संभवतः इससे ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और जिससे फासला जो है और भी बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लेकर लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लोगों को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआत में सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादा नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया और इसके तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में प्रथम विश्व युद्ध मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत करनी शुरू कर दी और यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को ही सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने यह सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन जो है अवश्य भावी हो गया था, याद रखिएगा। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस क्षेत्र में ये अपने सहयोगी के साथ देखे जा सकते हैं। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से पहचाना जाता था। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली हिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर जो है न मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की जो है भर्त्सना भी की थी। ये नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। आगे देखिए कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया और 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़काए गए और कई दिन चलते रहे। बहुत सारे लोगों को जो है जान से मार दिया गया, आप सभी लोग जानते ही होंगे। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई, कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय
अस्थानीय विचारों का सामना, अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा, अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शकल सूरत बदल गई, उसके शहर का माहौल बदल गया, एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ ही हमारे सामने आया। देखिए, हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी और आश्रय भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए कैसे कैसे रात में सोए थे अपने देश में और सुबह होते ही कहीं कोई भारत में चला गया, कोई पाकिस्तान में चला गया। देखिए 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ। अफ्रीकी में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था, विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व करने की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामी या किसानों से जमीन को जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि, खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था और यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व जो है क्वामे नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली और इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने विधानसभाएं बनाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी का चुनाव में जो है अपार सफलता मिली और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र का निर्माण हो गया और उसका मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। आगे देखिए, ये हमारा जो है आज का चैप्टर था। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और हम जो है आगे अपना जो है एमसीक्यू देखेंगे। देखिए एमसीक्यू हमारे जो है मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए 40 एमसीक्यू लेकर आया हूँ और ये सभी जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों ने केवल जो है मैंने जो बोला है उसको अगर सुना होगा तो। ठीक है, तो आप लोग जो है सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का साधन होता है। का पहला सवाल है कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है किस वर्ष हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये किस वर्ष हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं और मैंने आपको पढ़ाया भी है और बहुत सारे सवाल इससे रिलेट करवाए भी हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये कब हुआ था, तो ये 1883 में हुआ था। ठीक है, 1883 में हुआ था। इसीलिए इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हमारा जो है बी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जाए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था दोस्तों, तो ये 1878 में आया था। आर्म्स एक्ट भी आया था इसी टाइम पर, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत का जो है वायसराय कौन था, तो ये आपके लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं 1905 में, और इसके बाद से ही जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि हु लेड द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस, मतलब जो है गरम दल का नेतृत्व जो है कांग्रेस के में किसने किया था, तो ये आपके कौन थे, तो ये आपके जो थे तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इनका नाम था और इन्होंने जो है गरम दल का नेतृत्व किया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया नारा क्या था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा नारा क्या था, तो स्वराज इज माई बर्थ राइट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन थोड़ा सा इंग्लिश में है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, अगले PDF में मैं आपको बाईलिंगुअल लेकर आऊँगा। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं मुस्लिम लीग
की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी ढाका में, ठीक है, 1906 में ढाका में हुई थी। अगला सवाल कह रहा है कि कांग्रेस का नरमपंथी और गरमपंथी दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन था 1907 में, ठीक है, सूरत अधिवेशन था 1907 में, ये आप याद रखिएगा, ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। और ईयर कौन सा था? तो 1907 था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार या AC मजूमदार ने की थी। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर आपके 2 होम रूल आंदोलन थे, जिसमें जो है एनी बेसेंट और तिलक का नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता है। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से कौन लौटा था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है महात्मा गांधी थे। 1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी, डरबन में, और 1915 में जो है ये भारत आए थे। अगला सवाल कह रहा है कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसको तो आपको पता ही होना चाहिए, जिस वर्ष जो है रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसी दिन जो है 13 अप्रैल 1919 को उसी वर्ष जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? मतलब असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए औद्योगिक क्रांति नहीं था, या औद्योगिक ग्रोथ भी नहीं था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं था। इसके अलावा जो है अटेनमेंट ऑफ स्वराज, ठीक है, स्वराज की प्राप्ति, ठीक है, स्वराज की प्राप्ति जो है इनका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो इसको याद रखिएगा, स्वराज की प्राप्ति, ये सी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं 4 फरवरी 1922 की घटना है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जगह पड़ती है जहाँ पर जो है चौरा चौरी कांड हुआ था, याद रखिएगा। तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था यहाँ पर जो है इसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ये आपका जो है 1927 में की गई थी, ठीक है, 1927 में की गई थी, याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है साइमन गो बैक के नारा किसने दिया? साइमन गो बैक का नारा जो है किसने दिया था? तो ये अगर हम बात करें किसने दिया था, तो ये जो है लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है, लाला लाजपत राय ने दिया था। और इसी में जो है लाठीचार्ज में इनको लाठी भी लगी थी और इसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी, और इनकी मौत की वजह से सैंडर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। अगला सवाल कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस रिपोर्ट के बाद उठी? पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये किस रिपोर्ट के बाद उठी? तो पहले जो है प्रांतीय स्वायत्ता मांग रहे थे ये लोग नेहरू रिपोर्ट में, जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी, और उसके बाद जो है पूर्ण स्वराज की मांग उठने लगी। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी में यह डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि विच डे वाज ऑब्जर्व एज ए इंडिपेंडेंस डे फॉर फर्स्ट टाइम? अब अभी मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दांडी मार्च जो है किससे संबंधित था? दांडी मार्च जो है किससे संबंधित था? तो ये जो है नमक कानून से, साल्ट लॉ से संबंधित था, याद रखिएगा, नमक कानून से। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इन्होंने ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से। तो ये बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को। और इसी के बाद जो है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था एज अ जो है कांग्रेस के जो है लीडर के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा, कांग्रेस की तरफ से 1931 में जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद जो है गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। अगला सवाल कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये जो है गांधी ने किया था, याद रखिएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए पूना पैक्ट अगर पूछे कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है 1930 में, ठीक है, 1930
1930 में प्रारंभ हुआ था। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। अगर पूछे कि वायसराय कौन था तो लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो थे 1942 में ये जो शुरू हुआ था। बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे, इसको भी याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है पहली जो है महिला अध्यक्ष कौन थी? अब आपको बताना है। देखिए पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय महिला की बात की जाए तो वो सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी, लेकिन इसमें केवल और केवल जो है आपसे पहली जो है महिला अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? अब क्रिप्स मिशन कब आया था? तो आप सभी लोग जानते हैं क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में जो है भारत आया था, और इसी के असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, या आईटुक जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने की थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए किस समझौते ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया था? तो ये आपका पूना पैक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के मध्य। 24 मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। 24 सितंबर 1932 को ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, गलत मत करिएगा, जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 1895 में साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। तो पहले तो एक नंबर का सवाल हो गया कि नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1895 में हुई थी। कब हुई थी? 1895 में। एक नंबर का सवाल आपका यहाँ से बन सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने डरबन में की थी। सी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। देखिए अपमान व याचना दिवस किस कानून के खिलाफ मनाया गया था? ठीक है, निवेदन सबसे किया गया था और मनाया भी गया था। तो ये जो है आपका रोलेट एक्ट, ठीक है, 34 का जो है कौन सा आपका हो जाएगा? तो 34 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। रोलेट एक्ट के विरोध में ये मनाया गया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने जो है अपने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए खिलाफत आंदोलन के नेता थे, खिलाफत आंदोलन के नेता थे। अब देखिए पहले विश्व युद्ध के बाद जो है ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा की पदवी को जो है लगभग इनकी शक्तियों को जो है ना के बराबर कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी के विरोध में जो है भारत में जो है खिलाफत आंदोलन चला था, और इसके जो नेता थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, याद रखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में हानि रहित बम जो है किसने फेंके थे? किसने फेंके थे? मैंने आप सभी को बताया था कि इन्होंने कहा था कि इसका उद्देश्य जो है किसी की जान लेना नहीं बल्कि जो है बहरों को सुनाना था। तो ये आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 से देखने से पहले देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। 8 अप्रैल 1932 को जो है केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने बम फेंका, किसने? बटुकेश्वर दत्त और जो है भगत सिंह। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में लिखा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है, और इसी के लिए इनको जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दी गई थी। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि दांडी मार्च में गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ जो है यात्रा की थी। अब देखिए वैसे जब सवाल आया था एग्जाम में तो इसको जो है 240 मील सही माना गया था, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 240 किलोमीटर लिख दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है 240 मील की यात्रा थी, और अगर हम इसको किलोमीटर में देखेंगे तो लगभग जो है 385 से 387 किलोमीटर की यात्रा ये थी, याद रखिएगा। और यह दूरी जो है वो 24 दिनों में तय की गई थी, याद रखिएगा। और इसको अगर हम दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कह रहा है? देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक क्रांतिकारी महिला अम्बाबाई का संबंध है। तो अम्बाबाई कहाँ से थी? मैंने आपको पूरी कहानी बताई, ना ये पंजाब से थी ना ये उत्तर प्रदेश से थी, ये जो है कर्नाटक से थी। 12 साल में इनका विवाह हुआ था, 16 साल में विधवा हो गई थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी, कई बार जेल गई, जेल से बाहर आई। तो ये इनकी पृष्ठभूमि रही है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो
जाएगा, कर्नाटक से थी। सेशन का हमारे लास्ट सवाल है दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो अपमान और याचना दिवस ये तो 1919 की बात है, और स्वदेशी दिवस कोई मनाया ही नहीं गया था, ये तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था, मुस्लिम लीग की तरफ से मनाया गया था। और भयानक दंगे और लूटमार और जो है हत्याएं की गई थी पाकिस्तान राष्ट्र के लिए, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, और 16 अगस्त 1946 जो है भारतीय इतिहास में एक काला दिन है। बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं लास्ट चैप्टर के साथ कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।